बता रही हूँ मैं, समझ में आ गई? सारी अपनी पढ़ना शुरू कर दो। अब वो है ना, अब टाइम आ गया है बहुत पास। जितनी मेहनत कर सकते हो करो, अपने आप को बहुत मतलब थोड़ा मोटिवेट भी रखो अपने आप को, थोड़ा सा हेल्दी भी रखो, हेल्दी खाओ, है ना। ऐसे जंक फूड खाओगे तो नींदें आएंगी, कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग भी काम नहीं करेगा। हेल्दी चीजें खाओ, अच्छे से प्रॉपर स्लीप लो, 6-7 घंटे की। वैसे मैं तो कहूंगी 7-8 घंटे की लो, बट 6 घंटे की भी ले पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अपना पढ़ाई पे ध्यान दो, सीधी सी बात है, ठीक है। जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, एटलीस्ट उतना तो करो जितना मैं कराती हूँ। क्योंकि कई मैं देख रही हूँ बच्चे वो भी नहीं करते जितना मैं कराती हूँ। अरे आप में से अगर मैं सीधी सी बात बोलूँ, 20 बच्चे तो 20 में से 10 ही पढ़ते हैं, ठीक है। 10 तो पढ़ते ही नहीं है, 10 सिर्फ क्लास अटेंड करने आते हैं, दैट्स इट। गुड इवनिंग एवरीवन, हाय। क्या नाम है? अक्षय, हाय अनिरुद्ध। जानवी आ गई? यस मैम। गिरिजा नहीं आई? गिरिजा एक्स्ट्रा क्लास में थी? नो मैम। नो मैम। को पकड़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, करें फिर स्टार्ट। आज बेसिकली अपना लास्ट टॉपिक है मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। इसमें से कुछ मैं होमवर्क तुम्हें एनसीईआरटी में से भी दूंगी, जो कि तुम लोगों को पढ़ना है, थ्योरी वाला पार्ट है। पहले सुन लो मैं क्या करवाने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं मेरा बेटा, कुछ अपने ना कॉम्प्लेक्सेस रह गए थे 3 लास्ट में, मैंने कहा था ट्राई करना। आई होप आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। मेटल कार्बोनिल फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं, बहुत ही ईजी है, मतलब ज्यादा मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बचा हुआ एक ये वाला एग्जांपल था जो अपना रह गया था। तो इसके 5 ज्योमेट्रिकल बनने वाले हैं, 3 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे उसमें से। तो इसके कैसे कैसे पॉसिबल है, किसने बनाया था क्या? हम एक में दोनों बी ट्रांसवर्स में लगा देंगे और जो ट्रांस स्मॉल में लगा देंगे और एक बार सिस में मैम लगा सिस देंगे, में लगा देंगे। ठीक है। और फिर ए बी को इनको भी चेंज कर देंगे। तो एक बार मैं ये लगा देती हूँ, ए बी, ठीक है, यस मैम। ठीक है, ओके। एक मुझे क्या दिख रहा है, अब देखो बी के सामने ए है, एक बार मैं बी के सामने बी लगा देती हूँ, बोलो क्या कहते हो? यस मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। और देखो, और है क्या? ए के सामने ए हो गया, ठीक बी है, की ठीक है। एक बार ये बना सकते हैं क्या? बोलो। बी के सामने बी। अच्छा, यस। हमें तो सिस बनाना है ना, चलो ठीक है, एक ये बना लेते हैं, एक बार वो करते हैं, ट्रांस बना लेते हैं। ऐसे बना के देखना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं रहती है चीजें, मुझे भी याद नहीं है, मैं बना के देखो तुम लोगों के आगे, ठीक है। बी ट्रांस पे है और यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। और बोलो, यस और मैम। कैसे कर सकते हैं? बी को ट्रांस पे ही रखो, है ना। अब ये बी देखो सेम साइड पे है, अब अपोजिट साइड पे लगा दो, बोलो। यस मैम। कितने बने? 4 बन गए। और दिमाग लगाओ, और कौन सा बनाऊं मैं? बताओ। यहाँ पे कर दूं? ये देखना, मुझे तो ये दिख रहा है, यहाँ पे बी कर देती हूँ, यहाँ पे बी कर देती हूँ, बोलो। यस मैम। सेम तो नहीं है ना? नजर मारो, सेम तो नहीं है ना? सेम नहीं है, अलग अलग है, यस मैम। ठीक है। यस, बन गए 5। चलो अब देखो मैम ऑप्टिक, हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं नहीं मैम, मेरे को लगा आप स्लाइड आगे करने लगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं इस पे। ओके, फटाफट आओ। ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से होंगे? आओ नजर मारे, नजर मारो, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यस मैम। ऑप्टिकली इनएक्टिव है, यस ठीक मैम। है। बाकी सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। यहाँ पे भी कर लो, प्लेन पास नहीं होगा, इसके भी प्लस और माइनस 2 एग्जिस्ट करेंगे, इसके भी, इसके भी। तो टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं? 5 प्लस 6 ये होंगे जिसमें से ऑलरेडी 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है। तो 5 + 3 कितने हो जाएंगे? 8। 8। समझ गए ना? 6 के 3 काउंट करोगे, बिकॉज 6 में से जो 3 है वो ऑलरेडी जीआई का ही पार्ट है, जो हमने ऑलरेडी 5 में काउंट कर लिया,
राइट। तो 5 + 3 8 हो जाएगा। देखो कितनी जल्दी बन गए। मैम आगे, हाँ जी बोलो बेटा। मैम इसमें जो लास्ट वाला कंपाउंड है उसमें अगर देखें तो मैम कैपिटल बी ट्रांसवर्स में है ना, तो फिर प्लेन पास करेंगे तो वो नहीं हो जाएगा। कहाँ से करोगी बताओ? ऐसे करोगी? ऐसे बोल रही हो तुम? यस ऐसे नहीं करोगी, क्योंकि ऐसे कैसे करोगी? रिंग बनी हुई है मेरा बेटा, ओके मैम। समझ रहे हो? मैंने आपको बताया भी था, एक टिप ले लो, अगर ऊपर और नीचे की तरफ रिंग बनी हुई है तो वहां पे कभी भी आप प्लेन पास नहीं कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। चलूं आगे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये देखो, बनाओ इसको। 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तुम मेरे साथ बनाओ पहले तो। बीसी को किस पे लगाऊं? सिस पे लगा लेते हैं, है ना। और ए बी को ऐसे लगा लेती हूँ। देखो एक बार सारे पढ़ के आए हो ना, या ऐसे उठ के आ गए? यस आई होप पढ़ यस के आए हो। और क्या पॉसिबल है? बी और सी को मैम। सिस पे ही रखती हूँ। ठीक है, ए के सामने बी के सामने ए है, अब बी के सामने बी ले लेती हूँ। क्या कहते हो बताओ? यस मैम। है, बोलो। या इसको एक काम करते, इसको मैं सेम रख लेती हूँ ताकि मुझे भी कंफ्यूजन ना हो, बार बार चेक करना पड़े कि ठीक बनाया या गलत बनाया। ठीक है, ठीक है जी। ये देखो, बी के यस सामने मैम। बी हो गया। अब एक कैसे बना सकते हैं? बी सी को सिस पे ही रखो। क्या कर सकते हैं? ये ए था ना सामने, और ये ए बी हो गया। अब बी बी को ले लो, बोलो यस मैम। कितने बन गए? मैम 3 3। ओके, एक और आओ। और क्या करूं? ट्रांस पे मैम ले लो अब किसी को। यस मैम। हाँ हाँ, किसी और के दिमाग में आ रहा है तो बताना मेरे को, पहले एक बार मैं बना लूं। अब क्या कर सकते हो? और पीसी को ट्रांस पे लो। अब ए बी क्या है? मतलब या ऐसे कर लो, ए इसमें है ना, ए को ट्रांस में ले लो इस तरीके से। देखो बन गया। अभी भी हमारे 5 बने हैं। देयर इज वन मोर। मैम हाँ जी। मैम बी और सी को ट्रांस में रख के नहीं नहीं। ये सी और बी की पोजीशन चेंज करें, कुछ बनेगा क्या अलग सा? सोचना। अगर मान लो मैं यहाँ पे सी ले लूं, यहाँ बी ले लूं, देखना एक बार बनेगा कुछ अलग सा। सी और ए को ट्रांस में नहीं लिया ना अभी तक अपन ने। देखो, बी और ए को ले लिया ट्रांस में। इधर आओ, इधर आओ। बी और बी को ले लिया। कहीं पे देखो सी और ए को ट्रांस में नहीं लिया। नो मैम। ठीक है, ले लें क्या फिर? लेके देखते हैं, लेके देखते हैं क्या होगा फिर। यहाँ पे ये हो जाएगा। देखो सेम तो नहीं बनाया कोई। सेम है ये वाला। ये देखो, ये वाला सेम बन गया है ना। यस मैम। सोचो फिर और क्या करें। यहाँ ए ले लो, या तो एक काम करते हैं बी, और यहाँ पे क्या ले लो? ए ले लेते हैं। अब देखो बना डिफरेंट। यस मैम। बन गया ना। तो तुम्हें भी ऐसे ही बना के देखने हैं। अब मैं रट के तो नहीं आई हूँ, है ना। अपन ने बना के देखे तो ये भी डिफरेंट होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कुछ और बनेगा। मैंने कैसे बनाया ये मुझे दिख रहा है कहीं पे भी ना। सी के साथ, इधर देखो, यहाँ पे बी के साथ ए है, सी के साथ ए है, तो मैंने क्या किया? सी के साथ ए रखा, बी के साथ बी कर दिया। और देखो कहीं में ऐसा नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं है। तो ये क्या होंगे? आपके 5-6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, जिसमें से 5 ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो इसमें से ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन से लग रहे हैं तुम लोगों को? ये वाला है ऑप्टिकली इनएक्टिव। 4। ये वेरी गुड। देखो कैसे पहचान लिया तुमने। उसके अलावा है क्या? उसके अलावा देखो, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। तुम मैम मानो। देखो 5th वाला हो सकता है, उसमें ए और बी भी दोनों ट्रांस में वो रिंग बना रहे हैं तो वो। हाँ, रिंग बना कहाँ से करोगे? अगर तुम मान लो सारे पास करो, अगर मान लो ये वाला प्लेन पास करते हो तो भी नहीं होगा। ऊपर बी है, नीचे सी है, राइट। और अगर मान लो ये वाला प्लेन पास करते हो, ये वाला, तो ऊपर ए है नीचे बी है, तो भी नहीं हो सकता। अगर तुम ये वाला पास करोगे, ये तो कर ही नहीं सकते हो। आधी रिंग से आधी रिंग को कैसे छोड़ो? टूटेगा तो रिंग के साथ ही जाएगा ना।
तो इसमें ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं बाकी, समझे? यस मैम। तो ये कितने हो गए, 6, 5 और 11 हो जाएगा क्या? यस मैम। यस मैम। ये तुम बनाओ, जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हो, एक मिनट, हाँ जितने बच्चे यहाँ पे बैठे हो ये वाला तुम बनाओ। 4 बन रहे हैं जीआई और 2 ऑप्टिकली एक्टिव है, ये तो हिंट के लिए है। बनाओ। जानवी बना रहे हो, सिद्रा मोनिका बना रहे हो क्या, बताओ भाई। यस मैम। शिवाजी, हाँ जी, अनुशिका आई हुई है, ठीक है, वेरी गुड। ऋषभ बना रहा है बेटा, अंकिता, रानी, यस मैम। ओम आ गया, ओम, हाँ ओम बना रहा है क्या बेटा? ओम, गिव मी थम्स अप अगर बना रहे हो तो। एक तो ना तुम लोग गायब इतना रहते हो भाई क्लास से, मैं क्या करूँ तुम लोगों का, क्या बनेगा? मैम एक बार बीबी को ट्रांस में लेंगे। एबी को बीबी को यहाँ पे लिख लो, एक बार बीसी को ट्रांस में ले लो, यस मैम। एक एबी बार को बीबी, एक बार बीबी को, एक बार और सीसी। सीसी को। एक बार देखते हैं बन सीसी को। जाएगा, बन जाएगा मेरे ख्याल से, आओ बनाते हैं। बीसी को ले लेते हैं पहले, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीसी आ जाएगा और ए बी, ठीक है जी। यस मैम। मैम। यहाँ पे क्या करें हम, फिर बीबी को ले लेते हैं, आ भाई बीबी, ये रहा, ठीक है, ओके। एक कैसे बनेगा, सीसी को ले लो, मैम सीसी को लेंगे। इसका एक ये बन सकता है, देखो पहले वाले का, बन सकता है क्या? मैम आपने 3 बार सी लिख दिया। मैम लो, ठीक है, यहाँ पे देखो ना, ए के साथ बी था, यहाँ बी के साथ सी है, यहाँ पे मैंने बी के साथ बी बना दिया, ए के साथ सी बना दिया, बाकी में तो कोई वो नहीं है। अगर आप सोच रहे हो इनको मैम चेंज कर देंगे, कर दो, बी के सामने फिर दोबारा बी आ जाएगा और ए के सामने बी आएगा, तो इनको चेंज करने का कोई सीन नहीं है। देखो यही बनेगा क्या? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बढ़िया। अब चेक करो कौन से हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और ये वाले ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ से देखो कहीं प्लेन पास कर लो, होगा ही नहीं, पीओएस एब्सेंट है, देखो कहीं से दिख रहा है क्या पास हो जाएगा? नहीं होगा, कहीं से भी नहीं होगा, नजर मारो। हाय गिरिजा बेटा, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, कोई नहीं, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। कोई डाउट है इसमें, जल्दी बताओ। नो मैम। नो मैम। नो मैम। मैम, अच्छा दिल आ रहे हैं तो नो मैम ही होगा, तो 2 ऑप्टिकल एक्टिव, 4 ज्योमेट्रिकल, इससे मुश्किल तो मुझे नहीं, इससे मुश्किल नहीं आएगा, मतलब इवन जो मैंने ये 3 कराए भी हैं, देयर आर लेस चांसेस, रेयर चांसेस की आपसे एग्जाम में आए। एग्जाम में कौन कौन से आएंगे, जो मैंने आपको असाइनमेंट नंबर 7 दिया, आज मैंने उसका सोल्यूशन भी शेयर कर दिया है, एक असाइनमेंट और दूंगी इसका, ठीक है। 8 असाइनमेंट कर लो अच्छे से और नोट्स पढ़ लो, इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर एनसीईआरटी भी पढ़ ली है तो। बाकी हम फिर क्रैश कोर्स में नए टाइप के क्वेश्चंस करेंगे वो, ठीक है। हाँ तो मनप्रीत बोल बेटा। मैम जिस स्ट्रक्चर में आगे वाला प्लेन पास करते हैं ना, उसमें कौन कौन सी, मतलब यहाँ पे नहीं है मैम, वो पिछले हाँ, लेक्चर में था। आओ, अगर मान लो तुम आगे वाला प्लेन पास, इसमें नहीं है, मैं मान लो एक ये एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर तुम आगे वाला प्लेन पास कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, मेटल जो है लिगेंड ये सब कटते हुए जाएंगे प्लेन से, ठीक है, और जो यहाँ पे ग्रुप होगा, यहाँ पे ग्रुप होगा, यहाँ पे ग्रुप होगा, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगा, ये इसको,
तो अगर यहाँ पे सेम हुआ, लेट से यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे x होना चाहिए, y है तो y, तब आप बोलोगे POS प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं। ओके मैम। ठीक है, बेशक यहाँ पे दोनों ट्रांस पे डिफरेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, ओके। तो आपको तीन एक्सिस में प्लेन पास करके देखना है। ऐसे कर लो पहले, ऐसे कर लो, यहाँ कर लो। अगर वहां पे प्लेनो सिमेट्री प्रेजेंट है तो कोई एक मिल जाएगा, नहीं है तो कहीं से भी कर लो, नहीं मिलेगा। ठीक है जी, चलो आगे। चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक। हेडिंग डालो सारे बच्चे, नया टॉपिक है तुम्हारे लिए, सारी नई चीजें हैं, इसलिए प्लीज ध्यान से समझना। एक एक चीज मैं यहाँ पे लिखवाने वाली हूँ तुम लोगों को, और एनसीईआरटी में नहीं है ये चीजें, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, बट क्वेश्चन पूछे गए हैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर में, तो पढ़ना जरूरी है। डालो हेडिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक से है, मेटेलिक मतलब मेटल से है। बोलो हाँ के ना। Yes, ma'am. वो डालो, इसका डेफिनेशन डालो, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी कुछ समझ में नहीं आएगा। डेफिनेशन ये बोलती है, द कंपाउंड इन विच, लिखो बेटा, द कंपाउंड इन विच मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद द कार्बन। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक में कार्बन होगा, मेटेलिक मतलब आपका मेटल हो सकता है। तो अगर आपका मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड बना हुआ है कार्बन का, देन यू कैन से दिस कंपाउंड इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, फिर बोल रही हूँ, अगर मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड है कार्बन के साथ तो वो हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड उनको बोलेंगे। व्हाई वी स्टडी दिस इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो मेटल होता है आपको पता है, अगर मैं कार्बन और मेटल की बात करूं तो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव आपको पता है मेटल होता है ना, एंड कार्बन क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कार्बन किसकी तरह बिहेव करने वाला है, लिगेंड की तरह बिहेव करने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा मेटल को। ठीक है, तो हमारी जितनी भी अब 1 घंटा 1.25 घंटे की जितनी भी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये हम उसी में ही बात करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ठीक है मेरा बेटा? Yes, ma'am. ओके, अब ये कितने टाइप के होते हैं, डोंट वरी, मैं रुकूंगी, आपका वेट करूंगी। पहला टाइप डालो ऊपर, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहला आप डालेंगे आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, अगर आपके मेटल और कार्बन के बीच में आयनिक बॉन्ड है तो वो किसका एग्जांपल हो जाएगा, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का हो जाएगा। इसके जो सबसे अच्छे एग्जांपल है जो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं वो ये है, एक तो ऑर्गेनोलिथियम है और एक ही हाइड्रोकार्बन में बहुत ज्यादा यूज होता है, अगर आपने पढ़ी हो हाइड्रोकार्बन तो। ठीक है, यहाँ पे देखो आर क्या है आपका, कोई कार्बन होगा, कोई एल्काइल ग्रुप होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिखा रखा है। लिथियम क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ध्यान से सुनना, रट्टा नहीं मारना है, रट्टा मारोगे तो फंसोगे। ठीक है, उसके बाद देखो ये आपको दिख रहा है, ये एल्काइन वाला पार्ट है और यहाँ पे Na+ उसका काउंटर आयन है। हाँ जी, कार्बन पे अनायन जनरली आपने नहीं सुना होगा कभी भी। ठीक है, तभी मैंने यहाँ पे देखो एक लाइन बोला, कार्बन लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। हाँ जी बेटा बोलो, माइक म्यूट कर लो, किसने ज्वाइन किया है? ठीक है गिरिजा, जनरली हम नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे वो वाले कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, कार्बन के साथ मेटल का बॉन्ड, आप बोल रहे हो डायरेक्ट बॉन्ड होगा, तो मेटल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन कार्बन, तो कार्बन पे क्या आने वाला है, नेगेटिव चार्ज आने वाला है। जैसे इसका एग्जाम्पल दूं, CH3 लिथियम, तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे माइनस का चार्ज होगा और प्लस का। तो ऑर्गेनिक में जब आप रिएक्शंस कराते हो ना, जब मैं आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाऊंगी पूरी, मैं अलग से वो क्लासेस लूंगी, 2 1 शॉट में कराऊंगी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो वहां पे ये बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स आप देखोगे। ठीक है, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस में। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल पे जाके वो करता है, अटैक करता है। ठीक है, बट डिटेल में हम बाद में करेंगे। ठीक है, ऐसे ये देखो, या आप हाइड्रोकार्बन में बहुत सारी रिएक्शन पढ़ते हो। अगर मान लो मैं यहाँ पे एल्काइन ले लूं, अगर मान लो कोई बेस आता है, बेस का क्या काम होता है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम होता है। तो अगर वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो कार्बन पे क्या छोड़ के जाएगा, नेगेटिव चार्ज छोड़ के जाएगा। है ना, जैसे कि वो बेस क्या है आप लोगों का, कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, मान लेते हैं NaNH2 है, सोडामाइड, तो Na क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है काउंटर आयन होगा। तो ये भी किसका एग्जांपल है, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। क्लियर है मेरा बेटा इतना?
बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। आगे आओ, आगे सेकंड आता है, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन ये तो मैं पढ़ाती भी नहीं हूँ जनरली, आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, क्योंकि ऑर्गेनिक में रिएक्शन हम पढ़ेंगे, बट यहाँ पे मैं सारे टाइप लिखवा देती हूँ। मान लो हो सकता है आप कोई बुक पढ़ें तो वहां पे आपको दिख जाए आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए ये वाला कोवेलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कि अब जो मेटल और कार्बन में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा आप लोगों का, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। अब ये तीन टाइप के होते हैं, एक तो वो जिसमें मेटल और कार्बन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, एक वो जिसमें मेटल और कार्बन में पाई बॉन्ड है, एक वो जिसमें सिग्मा भी है और पाई भी है। तो ये तीन आपको पढ़ने हैं। इसमें से भी अगर मैं इंपॉर्टेंट बताऊं तो लास्ट वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जल्दी से लिखिए कितने टाइप के हैं, सिग्मा, पाई एंड सिग्मा एंड पाई, लिखो जल्दी, लिखो, लिख लिया, डन। यस मैम। बहुत बढ़िया। ओके, सबसे पहले लिखो यहाँ पे मेरा बेटा सिग्मा बॉन्डेड। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कौन से हैं? मैं सिर्फ वही एग्जांपल करा रही हूँ जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, मैं पूरी महाभारत रामायण नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे। जितना जरूरी है उतने ही एग्जाम्पल कराऊंगी, बिकॉज ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है पेपर में टॉपिक। सबसे पहला एग्जाम्पल है ट्राईमिथाइल, सॉरी टेट्रामिथाइल टिन। टेट्रामिथाइल टिन कैसे दिखाओगे इसको? अगर आप देखो ये मेटल है, मेटल के साथ देखो कार्बन के बॉन्ड बने हुए हैं, तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ना, ठीक है। और यहाँ पे कितने हैं, तीन इसके पास हाइड्रोजन है, तो ये क्या है दिख रहा है आपको, मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, तो दिस इज एन एग्जांपल फॉर सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, सिंपल है ना। एक और लो, मोस्ट पॉपुलर जो एग्जाम में एक बार आया था, मैं आपको क्वेश्चंस भी करवाऊंगी इसके, डोंट वरी, RMGX। इस पे तो मैं पूरे 3 घंटे की क्लास लेने वाली हूँ इस पे। इसको हम बोलते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट, सुना है किसी ने पहले? यस सुना है? अरे क्या बात, किसने सुना है, हैंड रेज करना। हाँ, ग्रिगनार्ड रिएजेंट हाइड्रोकार्बन में तो बड़ा छुटकू सा पढ़ते हो गिरिजा, 12th में बहुत सारा आता है। तो इसको ना हम पूरा जितना भी तुम्हारा ऑर्गेनिक में ग्रिगनार्ड रिएजेंट यूज होता है ना, उसको मैं वन शॉट में कराऊंगी, समझ रहे हो? वन शॉट बोले तो पूरा एक जगह पे कराऊंगी 2 लेक्चर में, एक्स्ट्रा क्लास में बुला बुला के। अभी तुम्हारी बस थोड़े टाइम में मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाना चालू करूंगी 12th क्लास की, अभी तुम कर लो, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बहुत फेमस है। होता क्या है, ये RMGX होता है। अब R क्या है तुम्हारा, एल्काइल पार्ट हो सकता है। अब एल्काइल तुम्हारा मिथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है, कितनी लंबी चेन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस पे क्या होता है, मैग्नीशियम इज अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इस पे हम दिखाते हैं पार्शली पॉजिटिव, और इस पे हम दिखाते हैं पार्शली नेगेटिव दिखाते हैं। तो आप दिख रहे हो यहाँ पे भी मेटल का डायरेक्ट बॉन्ड किससे है मेरा बेटा, कार्बन से है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी किसका एग्जांपल है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, एक ये एग्जांपल लिखो, Al2CH36 लिखो। आपने सुना होगा Al2Cl6, पी ब्लॉक में सुना होगा, जैसे आपने सुना होगा B2H6 भी सुना होगा, Al2Cl6 भी बना होगा, जो अभी तक गिरिजा का डाउट है। 10 मिनट नहीं आती जल्दी ये, मैं भी भूल जाती हूँ ठीक है, आ जाओ। तो इसका कैसे बनता है स्ट्रक्चर, इसका इस तरीके से बनता है मेरा बेटा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल होता है। मैं एक दिन सबको समझा दूंगी ये, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है ये सब ना पी ब्लॉक में, ठीक है। अब किसी का दिमाग चलेगा मैम कार्बन के 5 बॉन्ड कैसे बना दिया आपने ऊपर, तो एक्चुअली में ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। कैसे बने ये बाद में बताऊंगी आप लोगों को। अभी सिर्फ ये देखो कि मेटल का कार्बन के साथ है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया मेरा बेटा, अपेक्षा भी आ गई, चलो बढ़िया। ये हो गया ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है? तो ये 3 एग्जांपल आपको करने हैं, ठीक है। चलो सेकेंड लिखो, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसके सिर्फ मैं 3 या 4 एग्जांपल कराऊंगी जो आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखो ये वाला कॉम्प्लेक्स, हम ये क्या लिख दिया आपने,
इसका नाम क्या है? फेरोसिन। क्या नाम है इसका कॉमन नेम? फेरोसिन। फेरोसिन। और इसका अगर आयुपिक नेम लिखोगे तो क्या लिखोगे? बिस। बिस लिखोगे ना। साइक्लो पेंटा डाई इनाइल अनायन, और मेरे पास स्पेस नहीं है, आयरन। ठीक है, ये लिखोगे डाई इनाइल। हाँ, ये अनायन मत लिखो। ठीक है, दिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। होता क्या है ये? इधर आओ। बनता कैसे, ध्यान से सुनना। इस तरीके से बनता है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यान से देखना। पहले देख लो फिर लिखना, क्योंकि मुझे पता है अभी आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें आने वाली है। देख रहे हो? ये इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। मैम कैसे बनाया? देखो, साइक्लोपेंटाडाइनाइल एनायन क्या होता है? ये होता है, देखो, एरोमेटिसिटी में पढ़ते होगे आप इसको, मैंने पढ़ाया था जिन बच्चों ने एरोमेटिसिटी मेरे से पढ़ा है। ठीक है, देख रहे हो आप यहाँ पे, ये एरोमेटिक होता है। अब पाई बॉन्डेड में क्या होता है बेटा? जो आपका मेटल होगा ना, मेटल जो होगा वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अटैच होगा, क्योंकि आपको पता है लिगेंड का काम क्या होता है? लिगेंड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को देना। तो यहाँ पे जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसको कर रही है डोनेट? मेटल को डोनेट कर रही है। अब यहाँ पे ईटा क्या है बेटा? इसको बोलते हैं ईटा, और इसका नाम क्या है? ये होती है हैप्टिसिटी। इसका नाम क्या है? हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी। और ये नंबर क्या डिनोट कर रहा है? नंबर जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है वो ये डिनोट कर रहा है कि कितने कार्बन एटम से आपका, कितने कार्बन एटम इन्वॉल्व हैं फॉर्मेशन में मेटल के साथ। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। लिखो इसको पहले। ठीक है, जैसे आपको अगर यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हो तो ये किससे, ये देखो यहाँ पे कितने कार्बन, इधर आओ, 1 2 3 4 5, तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी, देखो इधर। ठीक है, इस तरीके से ध्यान से देखना, ऐसे देख रहे हो? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के थ्रू ये मेटल को क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको दिखाते कैसे हैं? ऐसे। अगर मैं दोनों दिखाऊंगी तो इस तरीके से दिखा रही हूं मैं, देख रहे हो आप? पांचों से अटैच है ये, 5 कार्बन इन्वॉल्व है इसमें। अब मैंने ये सर्कल क्या मारा है? क्योंकि मेरा बेटा इधर देखो, ये कंजुकेशन में, आप देख रहे हो कंजुकेशन हो रही है। तो अगर कंजुकेशन हो रही है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं दिखा सकती क्या? बताओ, ऐसे नहीं दिखा सकती? बेंजीन को भी तो ऐसे दिखाते हो, बीच में गोला दिखाते हो, क्या मतलब होता है उस गोले का? कि 6 इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स में डीलोकलाइजेशन हो रही है, राइट? यही दिखाते हो। तो यहाँ पे भी मैं यही दिखा रही हूँ, और बीच में मैं नेगेटिव चार्ज दिखा रही हूँ, तो इसी से ही तो अटैच है। देखो यही तो दिखाया मैंने। और यहाँ पे क्योंकि 2 लगे हुए हैं, साइक्लोपेंटाडाइनाइल 2 हैं, तो दोनों के साथ क्या है? इस तरीके से आयरन अटैच है। तो दिस इज योर पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसका नाम है फेरोसिन। क्या नाम है? फेरोसिन। एंड इसका आयुपिक नेम क्या है? बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयरन। ठीक है जी? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर है? चलो आगे। चलो, अरे ये क्या हो गया? मेरे को तो पेज चाहिए था। एक मिनट रुको, मैं एक पेज ले लेती हूँ, तुम लोग एक बार नोट डाउन कर लो इसको। विजिबल है? एक और लिखो यहाँ पे। Yes, ma'am. सेकंड है तुम्हारा ईटा 6 C6H6 2 क्रोमियम। देख रहे हो? अब ये कैसे बनेगा? यहाँ पे 6 क्या दिखा रहा है? कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में? 6।
तो इसको किस ठीक। तरीके से दिखाते हैं? इस तरीके से दिखाते हैं। देख रहे हो सारे बच्चे? ठीक है, बोलो। तीसरा लिखो। फर्स्ट जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड था उसका नाम था जिसोल्ट। क्या नाम था? जिसोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसका फॉर्मूला? के, पोटेशियम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ये eta2C2H4। लिखो पहले इसको, लिखो लिखो। नई चीजें हैं, टाइम लगेगा बेटा, लेकिन हाँ आज की क्लास के बाद, मतलब इसके बाद आप लोग सीख जाएंगे मैं क्या बताना चाह रही हूँ। हो गया? यस मैम। हो गया बच्चों? देखो अब यहाँ पे मुझे तुम ये बताओ, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? यहाँ पे ये +1 होगा तो ये माइनस होगा, तो अगर मैं इसका निकालू तो X-3 C2H4 क्या होता है? ये तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है मेरा बेटा, ठीक है। और Yes, ma'am. -1 तो ये कितना आ जाएगा? +2, यानी कि प्लेटिनम क्या है? +2। और तुम्हें पता है जब प्लेटिनम +2 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, तो वो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाता है ना? यस तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाएगा इस तरीके से। देखो ये देखो, ये क्या दिखाया मैंने कि जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, देखो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है मेटल को डोनेट करते हैं। देख रहे हो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरीके से। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, नाम याद रखना, जिसोल्ट। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट ध्यान रखना, वो निकलवा सकता है। स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, बस इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा। तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछो मुझसे। मैम। हाँ जी मैम जो ये फॉर्मूले में आपने ईटा माइनस लिखा है वो? ये ईटा माइनस नहीं है, हाइफन है मेरा बेटा। ओके मैम। 2 मतलब क्या है? 2 मतलब समझ गए ना कितने कार्बन एटम इन्वॉल्व हैं? 2। यस मैम। ठीक है, करो इसको करो। ये 3 तुम्हें याद रखने हैं बस, इससे ज्यादा वो नहीं पूछेगा बेटा। हैप्टिसिटी जो ईटा होता है ना, क्या नाम है गिरजा, दैट इज कॉल्ड हैप्टिसिटी। हैप्टिसिटी को आप डिटेल में पढ़ते हो मास्टर्स में, इफ यू आर डूइंग मास्टर्स इन योर केमिस्ट्री। ठीक है, अभी के लिए हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है। हाँ आपको ये जानने की जरूरत है कि यहाँ पे ये 6 ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये ईटा के ऊपर ये क्या लिखे हुए हैं। तो ये ईटा तो रिप्रेजेंट करती है हैप्टिसिटी, नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम इन्वॉल्व हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें ये बताऊं, यहाँ पे ये जो 6 के 6 कार्बन इन्वॉल्व हैं वो है बॉन्डिंग में। बॉन्डिंग हो किस लिए रही है? क्योंकि आपको पता है कार्बन लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। अब मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन दे रहा है? पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है उससे जो है आपका मेटल के थ्रू बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, ये देखो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो जो है मेटल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड तो नहीं देगा ना इलेक्ट्रॉन, ये तो सिग्मा बॉन्ड के एग्जांपल थे। ठीक है, इसमें तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है। यहाँ पे क्या है? पाई बॉन्डेड है, यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है मेटल। ठीक है मैम। हाँ, तो ब्रैकेट के बाहर जो लिखा है 2, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? ये यस मैम। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि C6H6 2 रिंग है, जैसे यहाँ पे ये दिखा रहा था C5H5 2 रिंग है। तो मैम इससे भी तो पता लग रहा है ना कि टोटल फर्स्ट वाले मतलब ये जो लिखा है इसमें टोटल कार्बन 10 होंगे, तो फिर इतना क्यों लिख रहे हैं अगर वहां से पता लग रहा है तो? क्या नहीं, ये दिखाने का तरीका होता है। मैंने अभी क्या बोला, जब आप ये मास्टर्स में पढ़ते हैं ना आप लोग हैप्टिसिटी, तो बहुत ज्यादा रोल पढ़ते हैं इसका हैप्टिसिटी का। वहां पे अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स आते हैं जहाँ पे आपको हेल्प करता है बताने में। ठीक है, लेकिन आपके में क्या है, आप में तो सिर्फ 3 पढ़ रहे हो, तो इसको कॉम्प्लेक्स को दिखाना है हमें। जैसे अपन दिखाते हैं ना डेंटिसिटी, वैसे ही यहाँ पे हैप्टिसिटी। ओके मैम। तो जब हम लिखते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पाई बॉन्डेड में, तो हम इस तरीके से लिखते हैं eta5, eta6, eta2। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने
कार्बन एटम इन्वॉल्व है बॉन्डिंग में। और यहाँ पे मेरे को इरेजर नहीं मिल रहा भाई। अच्छा ओके, ये आयरन को ना बाहर लिख लीजिए मेरा बेटा, है ना, कंफ्यूज ना हो जाओ आप, क्योंकि वो फिर 2 आयरन हो जाएंगे अदरवाइज। ठीक है, चलो चले आगे। समझ में आ गया नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, हाँ। चलो अब यहाँ पे तमनप्रीत बोल रही है 10 कार्बन है, लेकिन एक आयरन से देख रहे हो आपको 5 क्या दिखा रहा है कि एक रिंग में से 5 इलेक्ट्रॉन जो है 5 कार्बन इन्वॉल्व है। ये यहाँ पे आप इसको देख के नहीं बोलोगे कि 5 कार्बन इन्वॉल्व, ठीक है, बॉन्डिंग में। ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे चलिए, नेक्स्ट है आप लोगों का, नेक्स्ट लिखो मेरा बेटा, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड बोथ। अब आपको मैं क्या बता रही हूँ, वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बता रही हूँ जिसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड दोनों है। अब ये एग्जांपल होते हैं आपके मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस, मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस। जैसे NiCO4 किसका एग्जांपल है मेरा बेटा? ये सिग्मा एंड पाई। सिग्मा एंड पाई कैसे होगा अभी आपको दिखाऊंगी। जैसे Mn2CO10, ये मेटल कार्बोनिल है, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी होगा पाई बॉन्ड भी होगा। CrCO6 क्या होगा? सिग्मा भी होगा पाई भी होगा। जैसे और ले लो CO2CO8, सिग्मा एंड पाई दोनों का एग्जांपल है ये। ठीक है, और ले लो Fe2CO9, बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको इतने नहीं पढ़ना है, आपको जितना एनसीईआरटी में दे रखा है उतना पढ़ना है। FeCO5, ठीक है, ये सारे किसके एग्जांपल हैं बेटा? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ही हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड दोनों होता है। मैम कैसे होता है अभी इसको मैं डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है जी, दीज आर द एग्जांपल्स। ठीक है, अब देखो आपके कुछ एग्जाम्पल जो है एनसीईआरटी ने बना के दिए हैं। मैम ये करना है, यस करना है, क्योंकि नीट 2024 मैं ये क्वेश्चन असाइनमेंट में दूंगी। जो भी मैं बोल रही हूँ ना, नीट 2024 जो री एग्जाम हुआ है आप लोगों को पता होगा, जो 1600 बच्चों का हुआ था, उसमें से यहाँ पे क्वेश्चन आया। उन्होंने पूछा था कि Mn2CO10 में और CO2CO8 दोनों का पूछा था, बताओ इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको दिए हुए थे, आपको बताने थे इन दोनों स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग कौन से पॉइंट सही थे। ठीक है, तो ये अपने को पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं बात करूंगी NiCO4। तो आप देख रहे हो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल फॉर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये क्या होता है? sp3 होता है, टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर याद करो, ज्योमेट्री याद करो, हाइब्रिडाइजेशन याद करो। FeCO5 क्या होता है? ट्रायगोनल बायपिरामिडल होता है। DsP3 होता है, और इसमें जो D यूज होता है हाइब्रिडाइजेशन में, दैट इज DZ स्फीयर। ठीक है जी, प्रखर है क्या? प्रखर है क्लास में? यस मैम। अंकिता भी है, लेट आए हो भाई। चलो नो मैम, उसके बाद हम आपने देखा। अच्छा उसके बाद हम बात करेंगे CrCO6। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल है, sp3d2 नहीं D2sp3। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? आ गया? ये तो याद करो, मैंने बनवाया था Mn2CO10। अगर मैं MnCO5 लूं तो अगर मैं EN रूल से निकालूं तो 35 आ रहा था इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जो कि EN रूल को फॉलो नहीं कर रहा था। लेकिन जब ये डाइमर बना लेता है तो यहाँ पे दोनों मैग्नीज क्या फॉलो करते हैं? EN रूल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पांचों के पांचों देखो क्या है, 5 CO क्या है? टर्मिनल पोजीशन पे है, देयर इज नो ब्रिजिंग CO। CO क्या है? लिगेंड है यहाँ पे। ठीक है, CO क्या है? लिगेंड है। ठीक है, समझ गए? और मैग्नीज का क्या होगा ज्योमेट्री? स्क्वायर पिरामिडल होगा। क्या होगा मेरा बेटा? स्क्वायर पिरामिडल। एनसीईआरटी बोलती है ये ट्रायगोनल बायपिरामिडल लिखा है ना, ऐसा काटा लग जाएगा। ठीक है, तो मैग्नीज की क्या है यहाँ पे ज्योमेट्री? स्क्वायर पिरामिडल है। ठीक है जी, स्क्वायर पिरामिडल है। क्लियर है बच्चों? हाँ या ना पूछा जाएगा ये पेपर में, सारी एनसीईआरटी में लाइंस लिखी हुई है अगर तुम पढ़ते हो तो। उसके बाद CO2CO8 का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है ये भी मैंने बनवाया था। 3 CO तो एक कोबाल्ट पे टर्मिनल पोजीशन पे आएंगे, सेम 3 CO दूसरे कोबाल्ट पे आएंगे, और 2 CO इस तरीके से ब्रिजिंग होंगे। ब्रिजिंग मतलब समझ रहे हो ना,
Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ये दो CO ब्रिजिंग होंगे। अब तुमसे पूछेगा क्या CO2 CO8 में ब्रिजिंग CO है? आंसर इज यस। क्या Yes, ma'am. MN2CO10 में ब्रिजिंग है, ब्रिजिंग बॉन्ड है? No, ma'am. No. No, तो ma'am. ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मैं असाइनमेंट में डालूंगी एक ऐसा क्वेश्चन, करके देखना। ठीक है, समझ में आ गई। एक होता है Fe2CO9, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है बट बना लीजिए, मैं आपको एक्स्ट्रा बता देती हूँ। यहाँ पे बनाओ, इसका बनाना है Fe2CO9 का। Fe2CO9 का कैसे बनेगा मैम? ऐसे बनेगा, 3 CO यहाँ दे दो, इसको 3 CO इसको यहाँ दे दो, कोबाल्ट मत बताने ना, दिस इज CO कार्बोनिल। और इस तरीके से क्या होते हैं, 3 ब्रिजिंग पे होते हैं। ठीक है, तो 3 ब्रिजिंग पे होते हैं, 6 आपके टर्मिनल होते हैं, मैं लिख भी देती हूँ। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछ लेगा एग्जामिनर। ठीक है, आपके बोर्ड्स में नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हो जाएगा क्या? चलो मैम हाँ जी, मैम CO2 CO5 की हाइब्रिडाइजेशन और शेप क्या है? किसकी? CO2 CO5 या CO8? 8 यहाँ पे एक कोबाल्ट देख बेटा कितने बॉन्ड से अटैच है, 1 2 3 4 5 6। तो क्या होगा बताओ? sp3d। sp3d2 होगी ना इसकी हाँ जी। हाइब्रिडाइजेशन। यस मैम। ठीक है, ओके। और यहाँ पे भी क्या था, 1 2 3 4 5 6 था, तो ये sp3d2 का स्क्वायर पिरामिडल है। ठीक है, ध्यान रखना। CO2 CO8 की अब एक्सपेरिमेंटली मतलब एक्सरे, मतलब जो आप लोगों की स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स हैं उससे इसकी क्या निकल के आई, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं कर रखा है। एनसीईआरटी में सिर्फ इन सब का मेंशन कर रखा है और तुम्हें वही पूछा जाएगा, इसका नहीं पूछ रहा तुमसे CO2 CO8 का ज्योमेट्री बता दो। अगर होगा तो देख लेना, वहां पे ऑक्टाहेड्रल लिखा हुआ है, स्क्वायर पिरामिडल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग मार्क करके आ जाना, वैसे पूछेगा नहीं। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं मैम किस, मैंने अभी बोला तुम लोगों को कि जो मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है। मैम होता कैसे ये तो बता दो आप। चलो इससे पहले आप लोगों को कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग आएगा, आपको ये उतारना नहीं है, सिंपल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए डायग्राम की फोटो लगाई है यहाँ पे। तो ये बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है किसका बेटा? CO का, कार्बन और ऑक्सीजन का। तो आप देख रहे हो क्या, अगर मैं बात करूं 2s की जो एनर्जी ऑक्सीजन के केस में कम है, बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, आपको याद नहीं करना है ये। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे अगर मैं बात करूं सिग्मा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका पाई स्टार खाली है, सिग्मा स्टार खाली है। तो यहाँ पे 2 वर्ड्स यूज होते हैं, होमो और ल्यूमो। सुना है किसी ने होमो और ल्यूमो? होमो क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना होमोल्यूमो चलता है, बट यहाँ पे हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते हैं 12th में। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये क्या होता है? ल्यूमो क्या होता है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा इस टॉपिक को कर लेना, क्योंकि मुझे बच्चे लास्ट में बोलते हैं जब पेपर आने वाला होता है, मैम ये टॉपिक दोबारा पढ़ा दो। दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी, साथ ही साथ कर लेना इसको, जिसको, क्योंकि थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा, इसीलिए किसी को रिकॉर्डिंग भी देखनी पड़े ना, देख लेना दोबारा से। इसमें तो कहूंगी यही समझ लो। अब इसमें होमो कौन है बेटा? यही है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड तो यही दिख रहा है मेरे को, और लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सा है? यही वाला है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो पाई स्टार ही है। ठीक है, तो अब होता क्या है मेरा बेटा, यहाँ से प्लीज समझने की कोशिश करना। अगर मैं कार्बन की बात करूं और ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसके पास कितने हैं? 4 हैं। तो जब आप ये शेयरिंग करवाते हो तो बेसिकली इस तरीके का बॉन्ड बनता है। अब यहाँ पे कार्बन के पास तो अभी भी नहीं है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देख पा रहे हो, इसके पास ये 2 और बच गए, राइट, क्योंकि 1s2 2s2 2p2 होता है ना, 2 तो ये इन्वॉल्व हो गए, 2 ये बच गए। ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 1 2, 2 और बचे हैं, हाँ या ना?
यस अब ये क्या कहता है, Yes, ma'am. कार्बन कहता मैम मैं तो खाली हूँ। अब तो ऑक्सीजन कहता ले भाई तू शेयर कर ले, मैं तेरे साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता हूँ। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग करना होता है, ठीक है, शेयर कर रहा है, वो कंप्लीट नहीं दे रहा है अपने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, देता है क्या, शेयर दोनों करते हैं। तो ये एक तरह का कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड आप बोल सकते हो, इसको कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है, इसलिए हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं मेरा बेटा, जो सिग्मा वाली ऑर्बिटल है वो किसके ज्यादा पास है, कार्बन के 2p के पास है ना, देख पा रहे हो? नहीं Yes, यहाँ पे ma'am. तो उसके साथ दिखाई दे रहा है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन के साथ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ये दो लोन आपके जो बेसिकली लोन पेयर होंगे, इसको मैं इस तरीके से दिखा दूं, ध्यान से देखना, देख रहे हो, कार्बन के पास यहाँ पे 2 लोन पेयर है इस तरीके से, मतलब एक लोन पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब होता क्या है मेरा बेटा, ऑक्सीजन ने तो दे दिया, अब ये तो नहीं देगा, है ना, इसने तो, ऑक्सीजन ने तो शेयर कर दिया। अब क्या होगा मेरा बेटा, आपको पता है मेटल के पास खाली ऑर्बिटल भी होती है, Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या होगा, जो कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, मेटल को डोनेट करेंगे और क्या बना लेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे, हाँ या ना? Yes, ma'am. इतना सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दे रहा है मेटल को, कार्बन डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, पहली चीज तो ये क्लियर करो, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, इतनी बात हो गई क्लियर। अब यहाँ पे मेरा बेटा ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे कि यहाँ पे अगर जो मैंने ऑर्बिटल डायग्राम दिखाया, यहाँ पे पाई स्टार खाली है, यानी कि सीओ के पास पाई स्टार अवेलेबल है, यस और नो? सीओ के पास क्या है, पाई स्टार अवेलेबल है। अगर मैं थोड़ा इसको बनाना चाहूं, बोल सकती हूँ मैं, पाई स्टार इसके पास अवेलेबल है, मैंने इस तरीके से दिखा दिया, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अच्छा, अब क्या होगा मैम, अब आपको ये भी पता है कि जैसे ही इसने मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे दी, सिग्मा बॉन्ड बना लिया, अब मेटल के पास डी ऑर्बिटल भी है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी प्रेजेंट है, ये आपको पता है। मान लेते हैं यहाँ पे लेट से कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हैं, और सीओ के पास क्या है, पाई स्टार भी है, मतलब लेने के लिए भी जगह है, दे भी दिया, लेने की भी जगह है। तो ये क्या करेंगे, मेटल की जो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये किसको देंगे, सीओ के एंटी बॉन्डिंग में देंगे, एंटी बॉन्डिंग में देंगे। ये ओवरलैपिंग किस तरीके से होगी, देख लो, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। पाई बॉन्ड में क्या होता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, ये थोड़ा सा इस तरफ से झुकाव होता है, देख समझ पा रहे हो, साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। सबसे पहले क्या किया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, मेटल को सिग्मा बॉन्ड बनाया, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, वो वापस क्या करेंगी, सीओ के पाई स्टार में क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे देंगे, ठीक है मेरा बेटा। इस टाइप की बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम, इस टाइप की बॉन्डिंग को बोलते हैं हम सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं मेरा बेटा, सिनर्जिक बॉन्डिंग। और इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। क्या बोलते हैं, सिनर्जिक इफेक्ट। क्या किया, कुछ भी तो नहीं किया उसने, पहले सिग्मा बॉन्ड क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड बनाया, कैसे बनाया, इलेक्ट्रॉन दिए भाई मेटल को। अब मेटल के पास क्या है बताओ, डी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सीओ के पास लेने के लिए जगह है भाई, जाएगा, आजा आजा। इसलिए तो सीओ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्योंकि वो दे भी सकता है, वो ले भी सकता है, वो पाई एक्सेप्टर है, ठीक है, जिसको हम पाई एसिड लिगेंड भी बोलते हैं, ठीक है। सीओ के पास क्या है, पाई स्टार है ना, खाली जगह है, और लेने के लिए तो हम उसको क्या बोलते हैं, जनरली जो लेना चाहता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना चाहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं ना, ठीक है। Yes, ma'am. इसीलिए यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मैं बोल भी देती हूँ कि जो सीओ है वो क्या है, सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर, बोल सकती हूँ ये मैं, बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अच्छा जी, क्या ये वाली चीज सबको समझ में आ गई है? प्लीज मेरे को कंफर्म कीजिए मेरा बेटा। बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे क्या बन रहा है, अब आप लोगों ने देख लिया, पहले तो मेटल कार्बन के बीच में क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, Sigma bond.
ठीक है जी। और यहाँ पे ये था ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन जब बैक बॉन्डिंग हुई तो मेटल कार्बन के बीच में क्या आ गया, पाई बॉन्ड आ गया। पाई बॉन्ड। और तुम सबको पता है अगर पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो जाएगा। अगर पहले बॉन्ड ऑर्डर CO के बीच में 3 था, लेकिन जैसे ही पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि तुम लोगों को पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ ऑफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। क्योंकि आप एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहे हो ना, ये देखो पाई स्टार में दे रहे हो ना, तो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रॉन दोगे तो कार्बन के तो तुम लोग 5 बॉन्ड बना दोगे, पॉसिबल है क्या? तो इस बॉन्ड को ब्रेक होना पड़ेगा। मैम ये रिपीट करना। मैं बोल रही हूँ जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई स्टार में गई तो क्या होगा, जो ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर पहले 3 था CO के बीच में, अब वो क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। बिकॉज एंटी बॉन्डिंग में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, अब सारे बच्चे लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखो, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग ही हुई है ना, ये बताओ। यस मैम। पहले सिग्मा बॉन्ड बनाया, यस मैम। मेटल वापस उसको दे रहा है उसके पाई स्टार में। तो बैक बॉन्डिंग पे क्या हुआ, मेटल कार्बन का बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। बोलो हाँ या ना। मेटल कार्बन बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्ग, तो इससे क्या हुआ, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। पहले क्या था, सिंगल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड हो गया है। और बॉन्ड लेंथ क्या हो गई है, कम हो गई है। हाँ, यस और नो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस बार यहाँ से आने के पूरे पूरे चांसेस है, इसलिए समझते जाओ, डाउट होगा पूछते जाओ। लेकिन जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड था वो तो वीक हो गया। पहले ट्रिपल बॉन्ड था, अब डबल बॉन्ड हो गया है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया है, घट गया है। और बॉन्ड लेंथ बढ़ गया है। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। यानी सीधी सी बात है, जितना मेटल वापस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा पाई स्टार में, उतना ज्यादा आपका CO बॉन्ड वीक होगा और मेटल कार्बन बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है? यहीं से क्वेश्चन आएंगे। मैम अभी क्या बोला? जितना ज्यादा मेटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा पाई स्टार में, उतना ज्यादा CO बॉन्ड वीक होगा और मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, चलो पॉइंट्स लिखेंगे सारे बच्चे। जितनी भी मैंने राम कहानी सुनाई है उसको आप पॉइंट्स में लिखेंगे, ताकि आप लोगों के पास एक नोट्स की फॉर्म में रहे। लिखो, मेटल एंड कार्बन सिग्मा बॉन्ड formed by donation of carbonyl carbon into vacant d orbital of metal। ठीक बात है क्या? जल्दी से देखो। यस मैम। सोचो समझो और लिखो। यस मैम। बॉन्ड कैसे बना है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सारे बच्चे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। मेटल एंड कार्बन, मेटल कार्बन आप लिख लो, हाँ मेटल एंड कार्बन लिख लो। पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कैसे बनेगा, बाय साइडवाइज overlapping of metal and carbonyl carbon। बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है, फिर लिखो, दिस इफेक्ट is called synergic effect and this bonding is called synergic bonding। क्लियर है? ये सब एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बस मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवा दिए। ठीक है, और जो लिगेंड्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स आर नोन एज पाई एसिड्स। पाई एसिड्स भी बोलते हैं इनको, क्योंकि अपने पाई स्टार में ले रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन। जैसे CO हो गया, CN नेगेटिव हो गया, NO हो गया, ये सारे तुम्हारे जो स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है ना। जो सिग्मा डोनर भी है, सिग्मा बॉन्ड, पहले ध्यान रखना सिग्मा बॉन्ड बनता है फिर पाई बॉन्ड बनता है। ठीक है, जो सिग्मा डोनर भी है और पाई एक्सेप्टर भी है। क्लियर हो गई ये चीज? बोलो
मैम एक बार पिछली स्लाइड दिखाना। ये लो, ये कार्बन इन इसकी बात पे लिखा है। तेज की बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो? कार्बोनिल कार्बन इन into we have half an hour and we have to complete this chapter, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो मेरे को एक्स्ट्रा भी लेना पड़ेगा फिर, ठीक है? चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से देखो। वो कह रहा है कि सीओ की बॉन्ड लेंथ है 1.128 आर्मस्ट्रॉन्ग। वो कह रहा है व्हाट विल बी द बॉन्ड लेंथ ऑफ सीओ इन FeCO5। FeCO5 में सीओ की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? अब सीओ क्या है? कार्बोनिल है, लिगेंड है, बैक बॉन्डिंग होगी यहाँ पे, होगी ना? जब बैक Yes, ma'am. बॉन्डिंग होती है, जब बैक बॉन्डिंग होती है तो सीओ की बॉन्ड लेंथ क्या होती है? Increase. डिक्रीज, डिक्रीज है इंक्रीज? इंक्रीज, इंक्रीज। और यहाँ पे देखो कौन से वाला इंक्रीज वाला? ऑप्शन ए। बाकी सारे में देखो 1.0 सेम तो रहती नहीं, कम भी नहीं होती, तो बढ़ जाती, बिकॉज सीओ का बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है बैक बॉन्डिंग से। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन करो। आयरन कार्बोनिलेज क्या है? टेट्रा न्यूक्लियर है, मोनो न्यूक्लियर है, डाई न्यूक्लियर है, ट्राई न्यूक्लियर है? मोनो का मतलब समझ रहे हो? मोनो न्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? पहले तो तुम बताओ, एक ही एटम मुझे। सिंगल। तो ये मोनो न्यूक्लियर है। जैसे Mn2CO10 वो क्या है? डाई न्यूक्लियर है, ठीक है? इस तरीके से करना है। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ऑप्शन मैम, फर्स्ट ऑप्शन। हैंड रेस कीजिए जिसका हो गया। सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल। अंकिता आप बताओ। ए। कोबाल्टोसिन क्या है? जैसे फेरोसिन में आयरन होता है, कोबाल्टोसिन में कोबाल्ट होता है, फेरोसिन में आयरन होता है, रुदेनोसिन में रुदेनियम होता है। तो दीज ऑल थ्री आर पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। और ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होगा? सिग्मा बॉन्डेड। 2017 में पूछा था, ठीक है? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा था। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट है। मैं वेट करूं कब ये नीट में आएगा। आ नहीं रहा है ये 2-3 साल से ना, 16 में आया था। और मैं बता दे रही हूँ, नीट का जो सबसे डिफिकल्ट पेपर अब तक माना गया है केमिस्ट्री का, वो 2016 और 17, ठीक है? तो जब तुम्हारा सिलेबस, जैसे तुम्हारा इनऑर्गेनिक हो गया, फिजिकल हो गया, जब तुम थोड़ा सा ये हो ना मन ना हो पढ़ने का, तो इनका पेपर खोल के देखना 2017 और 2016 का। देखना कि तुम जितना तुमने कवर कर लिया उतने क्वेश्चन बना पा रहे हो। इफ यस, देन उससे डिफिकल्ट पेपर नहीं आए, ठीक है जी? चलो, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तुम लोग खुद दिमाग लगाना। इसमें वो पूछ रहा है कि किस केस में लॉन्गेस्ट सीओ बॉन्ड लेंथ होगा। समझ गए? सीओ बॉन्ड लेंथ किसमें ज्यादा होगा, मतलब जिसमें सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर होगा सीओ का। थोड़ा सा चलो पहले तुम सोचो, फिर मैं बताती हूँ। पहले तुम सोचो। गिरिजा ने हैंड रेज कर लिया है ऑलरेडी। गिरिजा क्या लग रहा है, बता बेटा। मैम ऑप्शन ए लग रहा है। ऑप्शन ए लग रहा है, ओके। ऑप्शन ए में कैसे सोचा तुमने? मैम क्योंकि उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है और Very वो सीओ जो है, उसका बॉन्ड लेंथ भी उसकी वजह से मैक्सिमम हो सकता है। बिल्कुल सही। देखो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे आप चेक कीजिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे है। मेटल के पास है ना, मेटल पे आप देख रहे हो Fe पे -2 का चार्ज है। भाई मेटल क्या अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेना चाहता है? नहीं लेना चाहता। No, ma'am. जितना ज्यादा मेटल पे नेगेटिव चार्ज होगा, इट मींस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मेटल के पास। अगर मेटल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो वो कहेगा बेटा मैं तो इससे पीछा छुटवाऊंगा, मैं पाई स्टार में डोनेट कर देता हूँ। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मेटल पे, उतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? यस मैम।
जितना Yes, ma'am. ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी मेटल पे उतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी, और जितना ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगी CO का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा एंड बॉन्ड लेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। बताओ कैसा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही बढ़िया है। तो सबसे ज्यादा CO बॉन्ड लेंथ इसमें होगा, ठीक है। अगर तुमसे ऑर्डर पूछे तो A का सबसे ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ, फिर होगा D में CO का बॉन्ड लेंथ। अब फिर C। B और C में कैसे बताओगे? B में देखो मेटल पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो इतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, और अगर इतना ज्यादा बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा तो बॉन्ड लेंथ भी इतनी ज्यादा कम CO की नहीं होगी। तो D के बाद C आ जाएगा, C के बाद B आ जाएगा। बस अभी तक उसने इस टाइप के क्वेश्चन पूछे, ऑर्डर नहीं पूछा। अब पूछेगा तो ऑर्डर पूछेगा, अब पूछेगा तो ऑर्डर पूछेगा। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, सेम उस पे कॉन्सेप्ट पे। स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड पूछा आपसे, अब स्ट्रॉन्गेस्ट। शाबाश, देखो करा ना तुम लोगों ने, कॉन्सेप्ट आ गया समझ में तुम लोगों को। शाबाश। शिवा क्या लग रहा है मेरा बेटा? No, option A. वेरी गुड, ऑप्शन ए। सीधी सी बात है, जब मेटल पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, जब मेटल पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा तो बॉन्ड वीक होगा, और जब कोई चार्ज नहीं होगा तो बीच में रह जाएगा। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? चलो आओ, Yes, ma'am. ठीक है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Yes, lower tendency to donate to pi star when metal has positive charge. चलो हेडिंग डालो, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो जो भी मैं आपको कराने वाली हूँ लिखो पहले तो, स्टेबिलिटी ऑफ, लिखो स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड refers to the association of two species involved in a state of equilibrium। लिखो पहले इसको। देखो बच्चे, आप खुद बताओ, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जब आप पढ़ते हो तो आप उसमें क्या देखते हो? मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड देखते हो। अब आप मुझे ये बताओ, जितना ज्यादा मेटल और लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही स्टेबिलिटी होगा। ये हम देख के भी आए हैं, जैसे हमने काफी सारे फैक्टर्स देखे थे कि जो हमें बताता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी क्या होगी। याद करो, CFSC में देखा था हमने, अगर मेटल आयन पे चार्ज ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। और अगर मान लो चिलेशन हो रही है, किलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो हमारा क्या होगा? स्टेबल होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। या अगर किसी में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उसमें हमारा स्टेबल होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं अगर साइज छोटा होगा, क्योंकि अगर चार्ज ज्यादा है तो साइज छोटा होगा, तो उस केस में भी स्टेबिलिटी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ज्यादा होगी। तो यहाँ पे होता क्या है मेरा बेटा, ध्यान से देखना। अगर मैं मान लो यहाँ पे मेटल ले लूं, ठीक है, और मान लो मुझे लिगेंड क्या कराना है, लिगेंड एक्सचेंज कराना है। एक्चुअली जो ये काम होता है पूरा एक्वस सॉल्यूशन में होता है। एक्वस सॉल्यूशन में हम मेटल के साथ वाटर को लेते हैं, लेकिन जनरली हम उसको रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, सिंपल हम खाली मेटल दिखाते हैं। तो बेटा अगर मैं दिखाऊं कि ये इक्विलिब्रियम में है और इसका K1 क्या है, यहाँ पे K1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। अब इसका मैं नाम चेंज कर दूंगी, तो ये मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, मेटल लिगेंड बॉन्ड बन गया। अब आपने एक और लिगेंड लेके आए, तो यहाँ पे बन गया Ml2। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ। Ml2 लिया, एक और लिगेंड आया, तो यहाँ पे बन गया Ml3। Ml3 लिया, एक और लिगेंड आया, तो यहाँ पे क्या बन गया? Ml4। ठीक है जी। तो ये क्या है, मैंने किस में दिखाया? स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में दिखाया। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, यहाँ पे K2 है करस्पॉन्डिंग, यहाँ पे K3 है, K4। तो ये K1, K2, K3, K4 क्या है, लिख लो। K1 यहाँ पे लिख देते हो, K1, K2, K3 एंड K4 ये आपके हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट।
क्योंकि हम उसी की बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की। दिस इज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है जी। तो मैं आपको बोल सकती हूँ जितना ज्यादा मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा। बोलो हाँ या ना। यस मैम। यस मैम। अच्छा, तो एक बार बताओ, जैसे अपन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते थे, है तो ये वही मैंने नाम चेंज कर दिया है यहाँ पे। तो अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का भी लेक्चर करा दिया, तो आप क्या लिखते हो? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखते हो। ml बाय लिखो, सब में लिखो मैम मिनटू है। लिखो। K2 कैसे लिखोगे? ml2 डिवाइडेड बाय ml इनटू l। l क्या लिगेंड है, ठीक है। एक सेकंड, मेरा पेज गिर गया, एक मिनट रुको मेरे बच्चे। लिखो लिखो, बाकी का भी लिखो। हाँ, K3 कैसे लिखोगे? K3 लिखोगे ml3 ml2। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ठीक है, मैं इसलिए करवा रही हूँ कि एनसीईआरटी में है, नहीं तो ये आना नहीं है पेपर में, चांसेस बहुत कम है, मतलब ये लगा लो 2-3% चांस है। ml4 ml3 l। ठीक है, एक बार बताओ, जब मैं इन चारों को ऐड कर दूंगी, लेट से 1 2 3 4 मान लो, तो ml से ml गया, ml2 से ml2 गया, ml3 से ml3 गया, राइट और नोट? तो ये क्या बन जाएगा? m+4l ml4। ठीक है, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आप कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे, उसका नाम क्या होता है? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? बीटा से। बीटा से, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 लिगेंड लिए, 4 स्टेप किए, तो यहाँ पे हम बीटा 4 लिख लेते हैं। तो बीटा 4 को कैसे लिखोगे? ml4 डिवाइडेड बाय m l रेज टू द पावर 4, ऐसे लिखोगे। देखो, यस मैम। अगर आप बेटा आपने क्या किया, इन सबको ऐड किया, तो ये कैसे आया होगा? बीटा 4 ऐसे ही आया होगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। याद करो, मैंने कल बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम में। यस मैम। तो बस यही तो है। तो बीटा क्या है? बीटा इज योर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और K1 K2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्टेप वाइज कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो जितना ज्यादा आपका मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, उतना ही आपका क्या होगा मेरा बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टेबल होगा। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो कि मैम सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, K1 की, K2 की, K3 की, K4 की, तो मैं आपको बोलूंगी, यहाँ पे जगह भी नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं आपको बोलूंगी K1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर K2 की, फिर K3 की, और फिर K4 की। होता क्या है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। जैसे बेटा मेटल और लिगेंड का बॉन्ड बनता है, अभी क्या है, मेटल के पास स्पेस है, आराम से लिगेंड आएगा, मस्त बॉन्ड बनाएगा। जब एक बार मेटल लिगेंड का बॉन्ड बन गया, अब दूसरा लिगेंड आ रहा है, तो अब क्या हो रहा है, जब दूसरा, तीसरा, चौथा लिगेंड आ रहा है, तो स्पेस नहीं मिल रहा है उसको। आप समझ रहे हो? एक तो मान लो एक बहुत बड़ी सी जगह है, वहां पे एक बंदा आया, उसका जहां मन करेगा, या चलो सिंपल मान लो आपकी क्लास है, आप जल्दी चले जाते हो क्लास में, मान लो आपका 8 बजे का स्कूल है, आप लोग 7:30 पे चले जाते हैं, तो आपको जहां मन पसंद करते हैं सीट, वहां बैठ जाते हो, आपकी चॉइस है, स्पेस है अच्छा खासा। लेकिन जैसे जैसे बच्चे आते रहेंगे, और जो सबसे लेट लतीफ जो बाद में आएगा, उसको ना चाहते हुए भैया आखिरी सीट में जाके बैठना पड़ेगा। सेम यहाँ पे भी क्या होता है, जब एक लिगेंड आता है तो अच्छा खासा स्पेस होता है, ठीक है, मेटल लिगेंड का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, K1 की वैल्यू ज्यादा होती है। जब और लिगेंड आते जाते हैं तो उनको स्टीरिक क्राउडिंग फील होती है, तो उन केसेस में K की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है K1 की होती है, फिर K2 की, फिर K3 की, फिर K4। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं बेटा स्टेबिलिटी कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट के बीच में क्या रिश्ता है, तो वेरी गुड, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो डिसोसिएशन वो कम हुआ होगा। अगर स्टेबल कम है तो भैया जल्दी डिसोसिएट कर जाएगा। अगर मान लो ml2 स्टेबल कम है तो वापस बैकवर्ड में जाएगा ना ये। तो यहाँ पे मैं एक रिलेशन यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो मेरे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्या है, रेसिप्रोकल है। देख रहे हो, एक
क्वेश्चन यहाँ पे ये है इसको करने का कोशिश करो। कैलकुलेट द ओवरऑल कॉम्प्लेक्स डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आपको कितना दिया हुआ है, इतना निकालना है आपको। स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया हुआ है, क्या निकाल लोगे? बोलो हाँ के ना, चुप क्यों हो जाते हो, क्या बता दिया? यही तो यस मैम। ये होगा। और मैं फिर बोल रही हूँ, स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो ध्यान रखना मैंने कौन कौन से फैक्टर आपको बता के रखे हैं, कौन कौन से बता के रखे हैं। किलेशन होगा, ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा होगा, है ना, और किलेशन वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करता है। अगर आपको कहीं दिख गया किलेशन हो रही है, वहां पे वो स्टेबल बनेगा। ठीक है, ध्यान रखना। आपके एनसीईआरटी, जब आप एनसीईआरटी के अगर आप लोग क्वेश्चंस लगा रहे हैं अपने बोर्ड्स के लिए, तो आप देखोगे जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है वहां पे पीछे ना उन्होंने बैक एक्सरसाइज जब आपका खत्म होता है, सबसे जो लास्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे पूछे हुए हैं, और वहां से डायरेक्ट तुम्हारे पीवाईक्यूज में आए हुए हैं क्वेश्चन। अगर किसी ने कोई देखता है तो, वैसे देखना तो चाहिए, मैं तो ये अज्यूम करती हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, नहीं तो बेटा बाद में बहुत रिग्रेट होगा कि एनसीईआरटी क्यों नहीं की। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ तमन, मैम इसका आंसर आया है। कितना आ रहा है? मैम बी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, वैसे मेरे पास इसका आंसर है तो नहीं, बाकी ठीक है, चेक कर लेना, बी आ रहा है तो। मैम हाँ, हमें एक बार चार्ज वाला बताना, चार्ज से स्टेबिलिटी कैसे, मतलब जितना ज्यादा अपने पास नेगेटिव। ये है, तो कौन से वाले कह रहे हो? मेटल कार्बोनिल में? आपने बताया ना कि ये याद रखना चिलेशन वाला, चार्ज वाला, तो चार्ज उसमें कौन सा ये चार्ज? देखो, मैं ये कह रही हूँ, सीएफएससी में नहीं बताया था, एक तो तुम्हारे पास ये है, एक तुम्हारे पास ये है, भूल गए? अगर चार्ज ज्यादा तो लिगेंड अच्छे से अप्रोच करेगा ना, तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी यस ज्यादा मैम। आएगी। बेशक तुम इसमें सीएफएससी निकाल के देखो, इसमें ज्यादा आएगी। ठीक है, ओके हो गया इतना? यस ठीक है, यस। चलो अब कुछ रट्टे मारने वाली चीजें। अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो तुम लोग, एनसीईआरटी की बुक ओपन करोगे, सबसे लास्ट पेज निकालो कोऑर्डिनेशन चैप्टर का, वहां पे कुछ यूजेस दे रखे हैं। अगर तुम आज उन यूजेस को पढ़े बिना सो गए ना, देख लेना फिर यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, यूजेस से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। चल कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस मैं क्लास में ही करवा देती हूँ। पहला है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो सबसे पहले तुम्हारा है, अगर मान लो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का। जैसे क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, अगर तुम्हें ये पता लगाना है कि कौन सा मेटल प्रेजेंट है, क्वांटिटेटिव मतलब कितना अमाउंट प्रेजेंट है। जैसे अगर मान लो तुम्हें पता करना है निकल की एस्टिमेशन करनी है, तो आप उसमें डाइमिथाइल ग्लाइओक्साइम डालते हो और वो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, रेड पीपीटी बनते हैं उसके। याद करो, मैंने पहली क्लास में निकल डीएमजी का कॉम्प्लेक्स बनवा दिया था तुम्हें, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, बना रखा है ना नोटबुक में। यस मैम। यस तो यहाँ मैम। यूज होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। उसके अलावा और कहाँ यूज होता है, अगर आपको वाटर की हार्डनेस जो है एस्टिमेट करनी है, तो आप उसकी टाइट्रेशन कराते हो सोडियम सॉल्ट ऑफ ईडीटीए के साथ। तो जब आप टाइट्रेशन कराते हो, तो जो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस है हार्ड वाटर में, वो ईडीटीए के साथ क्या बना लेते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोल रही हूँ। ठीक है, तो वहां पे भी आपका यूज होता है, यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर को भी क्या बोलते हैं, एस्टिमेट किया जाता है बाय द टाइट्रेशन ऑफ ईडीटीए। तो वहां पे वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, फिर देख लेते हैं दोनों की स्टेबिलिटी कांस्टेंट मेजर करते हैं, तो इस तरीके से वो एस्टिमेट कर लेते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद लेड भी, इधर देखो, लेड पॉइजनिंग के लिए भी, जब हमारी बॉडी में लेड ज्यादा हो जाता है, इन दैट केस हम क्या यूज करते हैं, वहां पे ईडीटीए यूज करते हैं। क्योंकि जब आप ईडीटीए यूज करते हो तो वो लेड के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है जो कि सोलुबल होता है। तो जैसे वो कॉम्प्लेक्स बना लेता है लेड के साथ, तो वो हमारी यूरिन के थ्रू निकल जाता है, जिससे जो पॉइजनिंग हो जाती है, जो पॉइजन हुआ है हमारा, लेड पॉइजनिंग हुई है, वो खत्म हो जाती है। तो लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए हम ईडीटीए यूज करते हैं। ऐसे ही अगर बॉडी में आपका कॉपर ज्यादा हो जाता है या आयरन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपको पता है आप बायो के स्टूडेंट हो, हर एक चीज लिमिट तक ठीक लगती है। अगर वो कम हुई तो डेफिशिएंसी हो जाएगी, ज्यादा हुई तो वो टॉक्सिसिटी हो जाएगी बॉडी में। तो अगर मान लो आपकी बॉडी में कॉपर ज्यादा हो गया, तो आपको कौन सी देते हो, कौन सा क्या करते हो, उसमें पेनिसिलिन देते हो। और अगर मान लो आयरन ज्यादा हो गया तो डिस्फोरियोक्साइन। ये आप किलेटिंग जो
एजेंट है वो यूज करते हो इनको रिमूव करने के लिए बॉडी से, ठीक है। एंटी कैंसर एजेंट कौन सा होता है? सिस्प्लेटिन होता है, ये मैंने शायद पहली क्लास में बताया था, यस यस मैम। ठीक है। इस तरीके से होता है। सिस्प्लेटिन मतलब क्या होता है? 2 NH3। ये तुम्हारा काम है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ जो जो इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हें पढ़ने हैं बैठ के, ठीक है। उसके अलावा जो आपका क्लोरोफिल होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जिसमें जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके फोटोसिंथेसिस के, उसके अंदर कौन सा मेटल होता है? मैग्नीशियम होता है, नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है। आयरन, हीमोग्लोबिन का रेड कलर किस वजह से है? आयरन की वजह से है। तो हीमोग्लोबिन, जो हीमोग्लोबिन का अगर आप स्ट्रक्चर कभी देखोगे तो दिस इज दैट इज आल्सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 4 पायरोल रिंग होती है उसमें, ठीक है। उसके अलावा एक होता है विल्किंसन कैटलिस्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है? ये होता है ये रोडियम का कॉम्प्लेक्स होता है, इसका नाम क्या होता है? नाम पूछ सकता है वो। क्लोराइडो, ट्रिस, ट्राइफिनाइल, ट्राइफिनाइल, फोस्फीन। मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, तो तुम एक ही साथ लिखना। रोडियम, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी रोडियम की? 1 होगी। स्फीयर प्लानर कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। कहाँ यूज होता है ये? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स को एल्केन बनाने में इसको यूज करते हैं। जैसे तुम पढ़ते हो ना H2 निकल पढ़ते थे, याद करो, वैसे ही विल्किंसन कैटलिस्ट भी क्या करता है? हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन करता है, ठीक है। रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे? 1 है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जिगलर नाटा कैटलिस्ट मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुकी हूँ, ठीक है, ये अपन ने DNF ब्लॉक में पढ़ लिया था। विटामिन B12 क्या है? साइनोकोबाल्मिन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें कोबाल्ट होता है +3 में। विटामिन B12 में कौन होता है मेटल? कोबाल्ट होता है, ठीक है। उसके अलावा ये वाला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। ये वाला देखो, लास्ट वाला पॉइंट क्या है तुम्हारा? जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो फिल्म डेवलप हो जाती है, उसको आपको पता है ना, उसमें AGBR को यूज किया जाता है। तो AGBR क्या होता है? फोटो सेंसिटिव होता है, जैसे उस पर सनलाइट पड़ती है तो AGBR क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाता है। लेकिन कुछ AGBR क्या होता है? डिकम्पोज नहीं होता। तो उसको रिमूव करने के लिए, क्योंकि अगर उसको रिमूव नहीं किया तो जो फोटोग्राफी है वो डार्क, मतलब डार्क कलर का आएगा, राइट। उसको रिमूव करने के लिए हम उसको किससे वॉश करते हैं? हाइपो सोल्यूशन से वॉश करते हैं, अगर कभी किसी ने सुना हो तो। हाइपो सोल्यूशन क्या होता है तुम लोगों का मेरा बेटा? Na2S2O3, सोडियम सल्फाइड, ठीक है। तो ये क्या करता है? हाइपो सोल्यूशन, जो अनडिकम्पोज AGBR रह जाता है उसके साथ वो कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसकी इक्वेशन लिखेंगे सारे बच्चे, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, इंपॉर्टेंट है, एक बार नीट में आया हुआ। लिखो सारे बच्चे इक्वेशन, Na2S2O3, ठीक है। जो AGBR बच गया है अनडिकम्पोज, उसको हमें खत्म करना है, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है? कॉम्प्लेक्स बना लेता है इस तरीके से, ध्यान से देखना। देख रहे हो? सोलुबल होता है ये, और प्लस NaBr बाहर निकल जाता है, ठीक है मेरा बेटा। बस इतनी जानकारी चाहिए थी तुम्हें। अगर ज्यादा डेप्थ में जाना है तो मस्त मिल जाएंगी तुम्हें यूट्यूब पे वीडियोस, बट तुम्हें जाना नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें, मैं हमेशा बोलती हूँ एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ो। जो है काम का उस पे जाओ, उसमें बहुत क्वेश्चन करो। जो काम का नहीं है ज्यादा रीड मारो, जैसे मैं मरवा रही हूँ, दैट्स इट। बट आई एम ट्राइंग कि समझा के करूं। हो गया ये क्लियर है? अब आपकी 2-3 और हैं, वो आप उसमें से पढ़ लेना अपने NCERT में से। मैंने मेनली मेजर जो इंपॉर्टेंट वाले थे वो कवर करा लिए, लाइक विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, साइनोकोबाल्मिन में क्या होता है, विटामिन B12 का कॉम्प्लेक्स होता है, कोबाल्ट उसमें एज अ उसमें ट्रांजिशन मेटल होता है। जिगलर नाटा कैटलिस्ट में ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, ठीक है। लेड पॉइजनिंग में ADTA यूज किया जाता है। हार्डनेस और वाटर के लिए टाइट्रेशन करवाई जाती है। एंटी कैंसर एजेंट के सिस्प्लेटिन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट थे। क्वेश्चन करें, जल्दी बताओ। गिव मी थम्स अप, यस मैम। जल्दी जल्दी गिव मी थम्स अप, अभी अपने पास टाइम है। गिव मी थम्स अप, यस मैम, जल्दी 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 चलते हैं, शाबाश। मैम हाँ जी बेटा बोलो।
मैम जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें वो AGBR कैसे बच जाता है, वो क्या होता है? AGBR है बहुत सारा है, कुछ एरिया पे मान लो मतलब मान लो इतना बड़ा एरिया है ना, AGBR है, कुछ Yes, एरिया पे ज्यादा सनलाइट पड़ी, कुछ पे नहीं पड़ी, तो बच गया ना। मैम ये कहाँ से आता है? है मतलब कि फोटोग्राफ क्यूरियोसिटी हो रही है, क्यूरियोसिटी हो रही है जानने की पुराने जमाने में कैसे होती थी ये। नहीं, वो फोटोग्राफी पे छिड़कते हैं। क्या उसकी लेयर बनती है, ये क्या लिखा हुआ है, फिल्म बनाते हैं उस पे। अच्छा, हाँ ओके मैम। लेयर से समझ सकते हो, यस लेयर समझ सकते हो, AGBR का यूज करना जरूरी होता है ना। ओके मैम। चलो आ जाओ, ये वाला करो, हैंड रेस कर लेना जल्दी से, हैंड रेस करो, शाबाश। गिरिजा, रानी, मोनिका, पूर्वा, जानवी, जल्दी जल्दी, अंकिता, शाबाश। ओम, ओम क्लास में नहीं है ना, ओम को मैसेज किया जाए। मैम वो क्लास में ही है मैम, समझ सकते हैं। अच्छा ओम स्टार्टिंग में कहाँ थे भाई तुम, मैं तुम्हें पुकार रही थी। हैंड रेस कीजिए। गिरजा वेयर आर यू बेटा, सिद्रा, सिद्रा ने कर लिया है, मोनिका, दीक्षा, अक्षरा, मैम क्या? अच्छा अक्षरा ने तो किया हुआ है। मोनिका मैम अभी कर रही बताओ हूँ। कौन सा है जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं है, ध्यान नहीं दे रही हो आज तुम। शिवा आप बताओ। मैम ऑप्शन ए होगा। जानवी, ए मैम। ए। गिरिजा, ऑप्शन ए मैम। इधर देखना मैंने क्या बोला था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, मेटल कार्बन में बॉन्ड होते हैं, यहाँ तो ऑक्सीजन है भाई, यस मैम। तो कैसे होगा, बाकी सारे तो मैंने समझा दिए तुम लोगों को, तो यहाँ पे ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बताइए, इनमें से कौन सा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है, शाबाश, रेज योर हैंड। देखा है ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन देखो क्वेश्चन आया होगा नीट में। सिद्रा आप बताओ बेटा कौन सा नहीं है इसमें से। मैम ऑप्शन डी। वेरी गुड मेरा बेटा, ये सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बाकी सारे पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये करो, शेप ऑफ FeCO5। अरे ये तो सबको पता होगा, इसमें इसमें सिर्फ 8 बच्चों ने हैंड रेस किया, पिटाई खानी है क्या मेरी। ओम हैंड रेस कर बेटा। मतलब कोई सुन ही नहीं रहा, मतलब तुम लोग FeCO5 की मुझे शेप नहीं बता रहे हो, वाओ। रानी, मैम ऑप्शन सी। यस ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ये बताओ एंटी कैंसर एजेंट, वैसे ये दिखने में बड़ा ही कुछ दिख नहीं रहा, दिख रहा है क्या तुम लोगों को, या अलग से ये बनाओ। मैम दिख रहा है। मैम दिख रहा है। ठीक है चलो बताओ भाई कौन है एंटी कैंसर एजेंट, एजेंट सॉरी, कौन सा है तमनप्रीत। मैम वो बी ऑप्शन वाला। यस सिस्प्लेटिन। अब तुम मुझे बताओ इसमें क्या ही तुम याद, क्या ही समझोगे, बस ये आना चाहिए, बनाने आना चाहिए सिस वाली फॉर्म, ठीक है। एंड ट्रांस वाली इनएक्टिव होती है, ठीक है, सिस वाला प्लेटिन यूज होता है, अगर मान लो किसी को ट्यूमर है, तुम लोग ट्रांस प्लेटिन दे रहे हो, जिंदा नहीं बचेगा वो, है ना, प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी, सिस देना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो यस दीज आर सम क्वेश्चंस जो आप लोगों के उसमें है,
जब आप, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही कवर करवा दिए तुम्हें PYQs, फिर भी देख लेना 3-4 रह गए हो तो, मतलब पूरे चैप्टर की बात कर रही हूँ, पूरे चैप्टर के मैंने आई गेस 90% करवा दिए तुम्हें क्लास में, फिर भी रह गए होंगे तो वो कर लेना, 2 या 3 रह गए होंगे, उससे ज्यादा नहीं रह गए होंगे। अब इसके अलावा तुम लोगों को मैं एक असाइनमेंट और दूंगी, कब दूंगी? कल दूंगी, आज तो मैं बनाऊंगी बैठ के या कल बनाऊंगी। असाइनमेंट 8, कितने क्वेश्चन करवा दिए मैंने इस चैप्टर के DPP प्लस क्लास में, कोई बताएगा मुझे आइडिया? मैम 200+। बस, और क्या चाहिए तुम लोगों को? सो तो तुम अपनी तरफ से भी करोगे। चलो एक काम करो, अभी तुम यही वाले कर लो, 200 कर लो, बहुत है। आई गेस 200+ ही हो गए होंगे, ठीक है? तो 60 तो असाइनमेंट से ही हो गए ना, 20-20। हाँ 160। हाँ 160 तो हो गए, बाकी क्लास में भी करवाए होंगे 100, एक तो 100 तो नहीं, उससे थोड़ा कम, चलो जितना भी है 200 लगा लो, 200+ अपने कर लिए। DPP मैं शेयर कर दूंगी। अब तुम मुझे मिलोगे सैटरडे में, तो सैटरडे को मैं क्या कराऊंगी, सारे प्रेजेंट रहेंगे जितने भी बच्चे भी यहाँ हैं, DNF लोग का रिवीजन कराऊंगी, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी, ताकि तुम लोग 160 आउट ऑफ 160 लेके आओ, ठीक है? अब तुम मुझे फिर पता है कब मिलोगे? तुम मुझे मिलोगे बुधवार को, वेंसडे को, और वेंसडे को भी नहीं शायद, हाँ वेंसडे को नहीं, कल तो छुट्टी है गिरजा, कल ऑफ रहेगा मेरा बेटा। अब तुम लोगों से मैं मिलूंगी सैटरडे को, फिर मिलूंगी वेंसडे को, तो स्टीरियो मंडे को भी होती है। हाँ जी, मंडे को भी तो होती है। मंडे को ऑफ है ना, रक्षाबंधन नहीं बनाना, अच्छा यस मैम। आज तो ले लूंगी क्लास। नो मैम, मैम कल ले लो। कल पॉसिबल नहीं है बेटा, मैं ना सोच रही हूँ संडे को ले लूं। यस मैम ले लो, मंडे बता दूंगी मैं आप लोगों को, ठीक है?